अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल कोर्स। लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात शुरू की थी। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और आज इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। सो आगे मूव करने से पहले लेट्स हैव अ रीकैप कि हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ अचीव की थी। हमने बात की कि जितने भी आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं उनके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स किसी न किसी तरीके से आपस में कनेक्टेड होंगे और ये कनेक्शन करने के लिए इन एलिमेंट्स में कोई कंस्ट्रेंट्स होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर स्टाइल्स में हम लोगों ने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर स्टाइल की बात की थी। हमने कहा था जी कि इसमें प्रॉब्लम को पार्टीशन किया जाता है इनटू द एलिमेंट्स जो कि हैं क्लाइंट्स एंड सर्वर्स। सर्वर्स का मकसद क्या है जी? सर्वर्स ये करते हैं कि जो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है स्पेसिफिक टू सर्विस, कोई स्पेसिफिक जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। जो क्लाइंट्स हैं वो इन सर्विसेज को एक्वायर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से कि वो ये सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं। और यहीं से हमारे पास जो आइडिया था सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, यहीं से मूव किया। सर्वर्स को नहीं पता होना चाहिए सर्वर्स इस चीज़ को वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कौन से क्लाइंट्स एसोसिएटेड हैं इस वक्त हमारे साथ। लेकिन क्लाइंट्स को पता होना चाहिए हम इस वक्त किस सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्लाइंट इनिशिएट करता है जी कोई ट्रांजेक्शन। जब तक कोई कम्युनिकेशन जो है, ट्रांजेक्शन तो नहीं प्रॉपर वर्ड, लेकिन जो कम्युनिकेशन जो है, जो क्लाइंट शुरू करते हैं तो फिर रिस्पॉन्ड मिलेगा सर्वर से। विदाउट क्लाइंट कम्युनिकेशन इनिशियलाइजेशन सर्वर को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो रूल ऑफ थंब ये हुआ, क्लाइंट को सर्विसेज चाहिए और ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे सर्वर्स आगे से अपनी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करेंगे क्लाइंट्स को। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये जो क्लाइंट्स और सर्वर्स हैं ये आपस में लिंकअप कैसे हैं। तो जनाब ये आपस में लिंकअप है नेटवर्क के थ्रू। वो नेटवर्क इंटरनेट भी हो सकता है, लोकली नेटवर्क भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, कुछ भी है, वो लोग नेटवर्क भी इसमें होना लाजमी है इनमें। फिर हमने सर्वर्स पर्सपेक्टिव से देखा था कि कौन कौन से सर्वर्स हैं। तो जो क्लाइंट्स कौन कौन सी रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर्वर्स को, तो उसमें फाइल सर्वर्स हैं। वो सर्वर्स हैं जिन पे फाइल्स रिजाइड करती हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं, या सिंपल वर्ड में डॉक्यूमेंट्स रिजाइड करते हैं। क्लाइंट्स एक्वायर करते हैं इन फाइल्स को और ये फाइल सर्वर रिस्पॉन्ड करते हैं फाइल्स के डेटाबेस में। डेटा रिजाइड करती है। ये डेटा एक्सेस करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें SQL की क्यूरी करनी पड़ती है और उसके अगेंस्ट में फिर सर्वर में रिस्पॉन्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन सर्वर में ट्रांजैक्शन हैं, इसमें हमने एग्जांपल देखी थी बैंकिंग की। और ग्रुप वेयर में जो सर्वर्स हमारे पास हैं, ये जो कम्युनिकेशन होती है लाइव, वीडियो, ऑडियो, ये सब के सब ग्रुप वेयर की हमारे पास एग्जांपल हैं। और मैंने आपसे कहा था ज़रा सोचिएगा, व्हाट्सएप एग्जांपल हो सकती है ग्रुप वेयर की। तो आई होप कि आपने इस पर कुछ थिंक किया होगा। तो शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। बड़ा आई होप कि यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि ये है क्या चीज़। आई होप कि ये आपके जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिटेल में इम्प्लीमेंटेशन पे, जब कोड लेवल पे आप जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी, आई एम श्योर। तो जी आज हम बात करेंगे जी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन कौन सी है। बेसिकली इसमें 3 ही कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन अब ये आपको फोर्थ वन भी नज़र आएगी। वो फोर्थ वन क्या है, जिसको एंड टियर कहते हैं, वो ज़रा उसकी बात कर लें। तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सबसे पहले जी 2 टियर थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर। टियर को आप आसानी के लिए फोल्डर कह लें, दूसरा आप आसानी के लिए इसको लेयर कह लें। ठीक है जी, एक लेयर जैसे ओनियन होता है, उसकी लेयर्स हैं। तो आप ये कह लें कि जैसे आपने लेयरिंग की हुई है फोल्डर बना के कि ये इसमें इस फोल्डर मूवीज़ पढ़ी, इसमें ऑडियो पढ़ी, इसमें वीडियो सॉन्ग्स पढ़े, इसमें फाइल्स पढ़ी है, इसमें असाइनमेंट्स का फोल्डर है। तो ये आप फ़िलहाल इसको आसानी के लिए टियर को ये समझ लें। तो 2 टियर का मतलब है 2 फोल्डर होंगे या 2 लेयर्स होंगे इसके अंदर। लेकिन थिन क्लाइंट का मतलब क्या है ये अभी देख लेते हैं। सेकंड है 2 टियर में से जो पहले 2 में हमें आपको नज़र आ रहा है वो ये है कि इन दोनों में आपको 2 टियर नज़र आएंगे। मतलब मैक्सिमम 2 लेयर्स ही हो सकती हैं, लेकिन उन लेयर में जो पहले वाला है उसमें क्लाइंट थिक होगा, जो दूसरे वाला है उसमें क्लाइंट फैट होगा। अब इसका मतलब क्या है, अभी इसकी तरफ आते हैं। इसका जो
एडवांस पार्ट इसमें आगे मूव किया, इंटरमीडिएट में बेहतर ऑप्शन है वो जी 3 टियर। अब इसका मतलब है इसमें एप्लीकेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया होगा। ऊपर 2 टियर का मतलब है एप्लीकेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था, 2 फोल्डर्स में, 2 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ था। 3 टियर में एप्लीकेशन को 3 लेयर्स में डिवाइड किया होगा। और अगर फिर एन टियर क्या है, एन का मतलब है एनी नंबर ऑफ टियर, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि क्या एन टियर एप्लीकेशन हो सकती है कि मसलन 100 टियर इसमें हैं। तो अब ये इसको थोड़ा सा मैं डिस्कशन को आज के लेक्चर के आखिर तक छोड़ता हूँ। फिलहाल आसानी के लिए हमारे पास ये 4 किस्म की कॉन्फ़िगरेशन है। 2 टियर, थिन क्लाइंट, 2 टियर, फैट क्लाइंट, 3 टियर, एन टियर। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं 2 टियर थिन क्लाइंट की। और एक क्वेश्चन है ये कि ये बेसिकली आया क्या चीज़, ये है क्या चीज़, कहाँ से आई, क्या ये सब चीज़ हमारे पास है। बेसिकली आइडिया ये था कि ये जो लेगेसी सिस्टम है इनको माइग्रेट किया जाए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे। अब लेगेसी सिस्टम को मैं सिंपल वर्ड में ये कह लूँगा, ये ऐसे सिस्टम्स हैं जो ओल्ड फैशन हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, लेकिन अब हम इसको अपग्रेड नहीं करना चाहते। लेकिन हम चाहते ये हैं कि इन्हीं सिस्टम्स को रीयूज़ किया जा सके किसी दूसरे सिस्टम्स के साथ। एग्जांपल है हमारे पास, फ़र्ज़ करें कोड टू ड्यूस सिस्टम पड़ा था, हम लोग उसको हम कहते हैं ये लेगेसी सिस्टम है। हम कहते हैं जी अब ऐसा करते हैं कि चूँकि हमारे पास एप्लीकेशन में काम नहीं आ रहा तो हम इस पर कोई सर्वर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके किसी दूसरे का यूज़ कर लेते हैं, या इस पर गेम चला लेते हैं, या वट कोई ना कोई इस पर इसका, लेकिन इसको यूज़ करना मकसद है, ठीक है जी। तो इस एप्लीकेशन में जो ये 2 टियर थी वो ये था लेगेसी सिस्टम से, बजाय इनको डिस्ट्रॉय करने के या वॉश आउट करने के, हम चाहते ये थे कि इनको माइग्रेट किया जाए क्लाइंट सर्वर के ऊपर। अच्छा, अब ये माइग्रेशन जो है वो इसकी कुछ इसके टाइप्स आ चुके हैं, 2 टियर, थिन टियर, इसी के टाइप्स हैं। इसमें सोचा ये गया कि जो लेगेसी सिस्टम है वो उसको एक्ट करना होगा या एक्ट करना चाहिए एज अ सर्वर, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये कि अगर ये सर्वर है तो क्लाइंट्स इसमें क्या होंगे। तो जो भी क्लाइंट है उन क्लाइंट्स को फिर जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, GUI, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस है, यानी कि वो चीज़ जो कि हम देखते हैं। एग्जांपल है, जब आप ब्राउज़र ओपन करते हैं तो फेसबुक का, तो आपको वहाँ पे लॉगिन नज़र आता है। लॉगिन पेज के ऊपर आपको टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें आप अपना ईमेल और पासवर्ड लिखते हैं, फिर लॉगिन का बटन नज़र आता है। तो ग्राफिकल जो चीज़ ड्रा की जाती है, ड्रा हुई होती है, उसको हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब जहाँ से यूज़र का इंटरफेस होगा सिस्टम के साथ, एप्लीकेशन के साथ, वो आपके पास GUI आ गई। जितनी भी GUI थी वो क्लाइंट की तरफ मूव करेगी, और जो सर्वर था वो रिस्पॉन्ड चाहिए एज अ लेगेसी सिस्टम। आई डोंट नो व्हाट वाज आइडिया, व्हाट वाज मींस कि ये आइडिया ठीक था कि नहीं। अब मैं आपको ग्राफिकली बताने की कोशिश करता हूँ कि हमने इन तमाम कॉन्फ़िगरेशन में करना क्या है जी। हमारे पास इन तमाम कॉन्फ़िगरेशन में 3 टियर्स हैं बेसिकली। ये 3 फंक्शनैलिटी, टियर नहीं, बेहतर लफड़ वर्ड अच्छा नहीं है। आप ये कह लें कि हमारे पास 3 लेयर्स हैं, 3 फंक्शनैलिटीज़ हैं जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो पहली फंक्शनैलिटी है वह है जी प्रेजेंटेशन लेयर की। जो दूसरी फंक्शनैलिटी, दूसरी लेयर है वह है जी बिजनेस लेयर। जो तीसरी फंक्शनैलिटी लेयर है वह है जी डेटा मैनेजमेंट लेयर। तो रूल ऑफ थंब के मुताबिक प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा मैनेजमेंट लेयर और बिजनेस लेयर, ये 3 लेयर्स हैं। अब हमने इन 3 लेयर्स को इन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है जी, डिवाइड करना है, कॉन्फ़िगर करना है, ये है जी हमारा टास्क। तो 2 टियर थिन क्लाइंट में क्या था कि हमने भी क्या कहा था, जो क्लाइंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर यूज़र इंटरफेस। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ये तीनों लेयर्स का मतलब क्या है। प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब है इसके ऊपर वो एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट होगी जो यूज़र इंटरफेस के कनेक्टिव पे काम आएगी, जैसे GUI मैंने एग्जांपल दी है। जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो विंडोज़ फॉर्म में डेवलप हो सकती है, और भी इसकी बड़ी एग्जांपल्स हैं। HTML में डेवलप हो सकती है, HTML5 है, CSS है, ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग, फ़ोटोशॉप है, ये सब की सिल्वर लाइट भी थी के ज़माने में माइक्रोसॉफ्ट की। तो ये सारी की सारी जो एप्लीकेशन हैं, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए आती हैं। फ्रंट एंड का जहाँ से जो क्लाइंट्स हैं, जो यूज़र हैं, हमारी एप्लीकेशन से कनेक्ट करते हैं,
ठीक है जी। जैसे हम एग्जांपल दीजिए, हमने फेसबुक की एग्जांपल दी थी, तो प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर GUI की लेयर होगी। GUI की सारी फंक्शनैलिटी, सारी सर्विसेज आपको प्रेजेंटेशन लेयर में नज़र आएगी। बिजनेस लेयर में बिजनेस लॉजिक रिजाइड करेगी। किसी भी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, या जिनका सॉफ्टवेयर डेवलप होने जा रहा है, वो जो जो रूल्स रेगुलेशन बताएंगे। एग्जांपल NTU जो कहती है जी कि हमारे पास अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी एज ग्रेटर देन 16 हो, लेस देन और इक्वल टू 40 हो, यानी कि 16 से 40, यानी कि 16 से 40 के बीच में उसकी एज होनी चाहिए। तो ये एक बिजनेस रूल है, ठीक है। तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इस बिजनेस लेयर में। तो इसी तरह से एक फैकल्टी हायर करनी है तो उसकी कोई रूल्स होंगे। तो हर जो जितने भी बिजनेस के रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन हैं, डोमेन रूल्स हैं, वो सारे के सारे बिजनेस लेयर में आएंगे। जो तीसरे नंबर पे हमें लेयर नज़र आ रही है वो जी डेटा मैनेजमेंट की लेयर। उस एप्लीकेशन का जितना भी डेटा है वो डेटा लेयर में रिजाइड करेगा। तो रूल ऑफ थंब क्या हुआ जी? रूल ऑफ थंब ये हुआ, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या फ्रंट एंड रिजाइड करेगा। बिजनेस लेयर के अंदर जो डोमेन के, बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं वो रिजाइड करेंगे। और डेटा मैनेजमेंट के अंदर उस एप्लीकेशन ने जितना भी डेटा प्रोड्यूस करना है, रिट्रीव करना है, एक्सेस करना है, वट जो भी डेटा से काम है वो सारा का सारा डेटा मैनेजमेंट लेयर में जाएगा। तो ये है जी 3 फंक्शनैलिटी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। 2 टियर का मतलब है इसमें 2 टियर्स होंगी। अब आप देख सकते हैं कि आपको पहली टियर नज़र आ रही है क्लाइंट की और दूसरी टियर आपको नज़र आ रही है सर्वर की। तो यहाँ पे आपको पहली और दूसरी, लिहाजा इसे कहते हैं 2 टियर। अब 2 टियर तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब इसमें है जी थिन क्लाइंट। थिन क्लाइंट का मतलब है कि यहाँ पे क्लाइंट के पास सिर्फ सिंगल फंक्शनैलिटी है। सिंगल फंक्शनैलिटी क्या है कि क्लाइंट ने सिर्फ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना और इसने बिजनेस के साथ कुछ नहीं करना, इसने डेटा मैनेजमेंट के साथ कुछ नहीं करना। तो आई होप अब आपको समझ आ गई होगी 2 टियर से मतलब क्या है एंड थिन क्लाइंट से मतलब क्या है, ठीक है जी। तो 2 टियर का मतलब है इसमें 2 लेयर्स होंगी, 2 टियर्स होंगी। और जो थिन क्लाइंट में इसमें क्या है कि 2 टियर थिन क्लाइंट में क्या होगा जी कि जो क्लाइंट है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का। और जो सर्वर है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे बिजनेस लेयर के लिए भी और डेटा मैनेजमेंट लेयर के लिए भी। तो मतलब ड्यूल फंक्शनैलिटी सर्वर के पास होगी, क्लाइंट सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में। तो ये आइडिया था ये 2 टियर थिन क्लाइंट का। अब क्वेश्चन ये कि क्या ये आइडिया ठीक था? क्या इस आइडिया में कोई प्रॉब्लम नज़र आए? कुछ प्रोज भी होंगे तो कुछ कॉज भी होंगे, तो वो क्या था? लेकिन इस मामले में प्रोज होंगे लेकिन ज़्यादातर इसमें कौन सी नज़र आए, वो क्या जी? अब आप देखें, सर्वर जो है जिसने एक सर्विस प्रोवाइड करनी है वो डेटा मैनेजमेंट की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, बिजनेस लेयर की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बिजनेस के जितने भी डोमेन रूल्स हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी सर्वर के पास है, डेटा मैनेजमेंट की सर्विस भी सर्वर के पास है। लिहाजा हमारे पास यहाँ पे सर्वर लोड हो गया, हैवी लोड में आ गया, उस पर ज़्यादा लोड हो गया। क्लाइंट सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का। दूसरा इसको में अगर हम देखें तो ये है कि चूँकि मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे, वो सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे, सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे, तो सर्वर हैवी लोड होने की वजह से नेटवर्क ट्रैफिक ज़्यादा, क्योंकि क्लाइंट जो है वो मैक्सिमम क्यूरी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा क्यूरी बढ़नी शुरू हो जाएगी तो नेटवर्क की ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगी इस केस में, क्योंकि यहाँ पे हैंडलिंग, ड्यूल फंक्शनैलिटी हैंडलिंग का प्रोसेस आ रहा है, जिसकी वजह से ये इसमें इशू आ सकता है। और इसमें और भी आप देख सकते हैं। तो आप देखें कि फ़र्ज़ करें जो क्लाइंट है, जो प्रेजेंटेशन लेयर है, हमें ये भी इशू आ सकता है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास इस वक्त HTML की है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML कहते हैं, वो इसकी है। तो फ़र्ज़ करें अब HTML5 आ चुकी है, जब हम इसको अपग्रेड करेंगे तो सारे क्लाइंट को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इस किस्म के इशू इसमें आ जाते हैं जब हम 2 टियर थिन क्लाइंट पे फोकस करते हैं। अच्छा, अब इसका सलूशन क्या निकाला गया? अब इसका सलूशन ये निकाला गया कि जो 2 टियर को अब क्लाइंट को फैट किया जाए। अब उसमें फैट किया होगा। अब फैट ये है कि जो क्लाइंट था, जो पहले सिर्फ रिस्पॉन्सिबल था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए, अब सोचा ये गया कि थोड़ी सी प्रोसेसिंग ज़्यादा डेलीकेट की जा सके क्लाइंट की तरफ। मतलब एप्लीकेशन की जो प्रोसेसिंग है, जो लोकल चीज़ों को एक्सटेंड किया जा सकता है,
वो क्लाइंट को दे दी जाए। ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, लेकिन ये चीज़ ज़्यादातर वहाँ पे सूटेबल है जहाँ पे जो क्लाइंट कैपेबिलिटी है, जो क्लाइंट से उसकी कैपेबिलिटी एडवांस में पता है, मतलब कि जो फ्यूचर में इसमें क्या होगा हमें पता होगा इस चीज़ का। ठीक है जी। और इसमें क्या होगा जी, डेफिनेटली जब हम ये काम करेंगे, क्लाइंट के साथ हम कुछ चेंजेस करेंगे, तो इसमें हमें मैनेजमेंट कुछ इश्यूज आएंगे। और क्योंकि ये थोड़ा सा और ये कम्प्लेक्स भी होगा एज़ कम्पेयर टू ये जो 2 टियर थिन क्लाइंट एप्लीकेशन से। तो अब ग्राफिकली देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे क्या चीज़ देखने की कोशिश की गई है। तो हमारे पास वो 3 ही लेयर्स हैं। ज़रा याद करें, हमने कहा था हमारे पास PL होगी, मतलब प्रेजेंटेशन लेयर होगी, BL होगी यानी कि बिजनेस लेयर होगी, और DL होगी, डेटा लेयर होगी। तो 2 टियर फैट क्लाइंट में क्या कहा गया है कि डेलीगेशन की जाए पावर, प्रोसेसिंग पावर ज़्यादातर क्लाइंट के ऊपर। तो 2 टियर में क्या थी, फैट क्लाइंट में क्या किया गया कि जो क्लाइंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रेजेंटेशन लेयर का भी, और जो क्लाइंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा बिजनेस लेयर का भी। यानी कि डोमेन रूल्स जितने भी हैं, बिजनेस रूल, ऑर्गेनाइजेशन रूल, रेगुलेशन जितने भी हैं, वो भी क्लाइंट में इंस्टॉल किए जाएंगे। प्रेजेंटेशन तो डेफिनेटली पहले ही क्लाइंट के ऊपर थी। फिर अब क्वेश्चन है कि सर्वर क्या करेगा। जो सर्वर है वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है डेटा मैनेजमेंट लेयर का। ओके जी, वेरी गुड, बड़ा अच्छा हो गया। अब लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये 2 टियर है। डेफिनेटली ये 2 टियर ही है अभी तक। ओके, हमारे पास एक टियर है क्लाइंट की और दूसरी टियर हमारे पास है जी सर्वर की। तो अभी तक ये 2 टियर ही है। ठीक है जी। तो पहला हमारे पास ये आ चुका है, दूसरा हमारे पास ये आ चुका है। तो ये 2 टियर ही है। अब फैट क्लाइंट क्यों है, अब यहाँ पे जो क्लाइंट साहब है वो फैट हो चुके हैं क्योंकि उसके पास बिजनेस लेयर की फंक्शनैलिटी भी इनके पास अब आ चुकी है। बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि सर्वर के ऊपर कुछ लोड कम हो गया। इससे पहले जो सर्वर था बेचारा बिजनेस लेयर को भी देख रहा था, अब वो सिर्फ डेटा मैनेजमेंट लेयर को देख रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गई वर्क की क्लाइंट के ऊपर, ये एक एज हो गया। प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम अब ये आएगा इसमें कि मैनेजमेंट के प्रॉब्लम आएंगे। जैसे ही सॉफ्टवेयर को, अब जैसे एग्जांपल है जी, एनटीयू ने फ़र्ज़ करें, एनटीयू ने अब डिसाइड किया कि अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अब थोड़ा सा उसको रिलैक्स कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि हर वो बच्चा, हर वो स्टूडेंट, हर वो कैंडिडेट, हर वो एप्लीकेंट स्टडी वाला जिसकी एज 15 साल या इससे ज़्यादा है, और अपर लिमिट उसमें है कि 45 कर दी एज, 40 नहीं, अब 45 कर दी। यानी कि अब जो एज है वो 15 और 45 के दरमियान होगी। तो ये अपग्रेडेशन कर दी, वह माशाल्लाह वेरी गुड, हैप्पी न्यूज़ है। लेकिन अब इसमें इशू क्या है, अब इसमें इशू ये है कि पहले तो हम सिर्फ सर्वर में जाके चेंज करते हैं इस रूल को, बिजनेस रूल को सिर्फ सर्वर में जाके चेंज करते हैं। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें जितने भी क्लाइंट्स हैं, क्योंकि क्लाइंट्स के हर क्लाइंट पे इंडिविजुअली बिजनेस लेयर इंस्टॉल है, तब इसका मतलब क्या है, जितने भी क्लाइंट्स हैं, फर्ज के हमारे पास अगर 1000 क्लाइंट्स हैं तो हमें 1000 क्लाइंट पे जाकर बिजनेस लेयर को अपग्रेड करना होगा। दैट्स द इशू। ये मैंने कहा था कि मैनेजमेंट का यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा और सॉफ्टवेयर की अपडेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये है जी 2 टियर फैट क्लाइंट। अब इससे भी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी या इससे ज़्यादा पावर की डिस्ट्रीब्यूशन जो हम चलेंगे वो हो जाएगी 3 टियर आर्किटेक्चर में। अब वो 3 टियर की जो हमारे पास एग्जांपल है वो क्या है जी, अच्छा 2 टियर में बेसिकली मैं बता देता हूँ जी एप्लीकेशन को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट कंप्यूटर्स होंगे, आपके पास जो ब्राउज़र है या जो जहाँ भी GUI इंस्टॉल होगी वो आप क्लाइंट है, और वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा जी डेटा सोर्स के साथ। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखें हमें 2 टियर नज़र आएंगी। जो पहली टियर है वो क्लाइंट की है जिसके ऊपर अब क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल होंगी जी 2 टियर के मुताबिक। अब मैं जस्ट 2 टियर कह रहा हूँ और ये है। तो पहली टियर आपको नज़र आ रही है वो है जी इसकी क्लाइंट साइड की। आगे ये 2 टियर थिन क्लाइंट है, तो इन मशीन्स के ऊपर सिर्फ GUI इंस्टॉल होगी। और यहाँ पे लेकिन अगर आप गौर कीजिएगा ये डेटा सोर्स है, तो ऐसी कौन सी 2 टियर में ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसमें डेटा एज अ सर्वर यूज़ आता है। तो डेफिनेटली ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, तो ये डायग्राम है जी 2 टियर फैट क्लाइंट की। वो फैट क्लाइंट में जो सर्वर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ डेटा सोर्स के लिए, डेटा के मैनेजमेंट के लिए। तो क्लाइंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रेजेंटेशन लेयर की भी
और बिजनेस लेयर के लिए भी। अगर ये डेटा सोर्स के अलावा फ़र्ज़ करें बिजनेस लेयर पे ही काम करता है तो ये 2 टियर थिन क्लाइंट एप्लीकेशन होती है। तो ये अब आप देख सकते हैं कि हम क्लाइंट रिक्वेस्ट करेंगे डेटा की और आगे से हमें रिस्पॉन्ड करेगा डेटा सोर्स। तो इस तरह से ये 2 वे कम्युनिकेशन जो आपको नज़र आएगी, ये 2 टियर एप्लीकेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 2 टियर में डिवाइड किया गया है। और उनमें से जो पहली टियर है वो क्लाइंट की, दूसरी टियर डेटा सर्वर की है। सर्वर के ऊपर सिर्फ डेटा रिजाइड करेगा फैट क्लाइंट के फॉर्म में। तो आई होप कि अब आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब आते हैं कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे बिजनेस में चेंज आएगा, बिजनेस लॉजिक में चेंज आएगा, तो जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। दैट्स प्रॉब्लम। कोई ऐसा तरीका भी है कि ऐसा ना करना पड़े, मतलब कि नो इंस्टॉलेशन ऑन क्लाइंट साइड वाला कोई कंसेप्ट हो सकता है। तो ये जो काम है कि डेवलप अ सिस्टम वेयर नो इंस्टॉलेशन ऑन द क्लाइंट साइड इज़ नीडेड, तो ये जो चीज़ हमारे पास आती है ज़ीरो इंस्टॉल कहते हैं। ज़ीरो इंस्टॉल का मतलब है क्लाइंट साइड पे इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है ये कहाँ पे एप्लीकेबल है? ये चीज़ ज़ीरो इंस्टॉल वहाँ पे एप्लीकेबल है जहाँ पे क्लाइंट साइड पे लिटिल प्रोसेसिंग चाहिए होगी या बिल्कुल भी प्रोसेसिंग ना होने के बराबर चाहिए होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें होगा क्या, इसका रूल क्या है? अगर आप देखें इस वक्त जो एप्लीकेशन है, जो वेब एप्लीकेशन वो क्या करती हैं, वो हमारी सी ड्राइव का डेटा यूज़ करती हैं। हमारा डेटा यूज़ नहीं करती एक्चुअली, वो हमारी स्टोरेज को यूज़ करती हैं। तो आपने वर्ड, अक्सर आप वेबसाइट पे जाते तो नीचे लिखा होता है जी कि हमारी वेबसाइट कुकीज़ इनेबल्ड हैं। तो हाँ, इसे आप एग्री करते हैं जी, ठीक है, ओके पे क्लिक करते हैं। तो जो आप ओके पे क्लिक करते हैं, बेसिकली एप्लीकेशन आपको कह रही होती हैं कि वो आपकी जो सी ड्राइव है उसमें कुकीज़ का मतलब है कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपकी ड्राइव में यूज़ करेगी, ड्राइव से एक्सेस करेगी, ड्राइव से ही रिट्रीव करेगी, ड्राइव पे अपडेट करेगी। ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा जी, इसमें होगा ये कि कुकीज़ को यूज़ करते हुए हमारी एप्लीकेशन के जैसे एग्जांपल है फेसबुक में चेंज आया, तो वो क्या करेगी, सी ड्राइव में जाके हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो हमारी इस कुकी को अपग्रेड करेगी। अपग्रेड करने के बाद हमें से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हमारी एप्लीकेशन को अपग्रेड कर दिया गया है फेसबुक 2.0 के ऊपर। तो हमें इंडिविजुअल जाके ये काम खुद नहीं करना पड़ा कि हमने खुद सर्च करें कि कहाँ से अपग्रेडेशन आई है, और उस अपग्रेडेशन को, जैसे हमारे पास जितने भी वेब ब्राउज़र्स हैं वो ज़ीरो इंस्टॉल पे चल रहे हैं, वो हमें जस्ट बता दिया जाता है जी कि ये आपके इंस्टॉलेशन है, आप ओके करते हैं, वो सारी सारी इंस्टॉलेशन फाइल कहाँ से आती है, कहाँ से रिट्रीव हुई, कहाँ से स्टोर हुई, कैसे उसने इसको एक्सेस करके इंस्टॉल किया, ये हमारे से मसला नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है ज़ीरो इंस्टॉल का। अब इसमें ट्रेड ऑफ क्या है? अब इसमें ट्रेड ऑफ ये है कि हमें इसमें कंप्यूटिंग पावर तो मिल गई, मतलब बजाय कि हमारे सर्वर के ऊपर, बजाय कि हमारा जो एप्लीकेशन का सर्वर है उसके ऊपर हम इसको मैनेज करते, हमने जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके सिस्टम्स की मेमोरी को यूज़ कर लिया। प्रॉब्लम क्या इसमें आया? प्रॉब्लम इसमें ये आया, मेंटेनेंस का ओवरहेड आ गया। वो ओवरहेड क्या है? सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि जो हमारे जो क्लाइंट 1 से लेकर 100 तक हैं उनके पास इस वक्त वर्जन कौन सा इंस्टॉल है, उस वर्जन की इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ेगी। फ़र्ज़ करें अभी किसी बंदे ने नया सिस्टम इंस्टॉल किया है तो उसके पास फेसबुक 1.0 चल रही है, तो हमने पहुंचना है 4.0 पे, तो भाई वो 1.0 से 4.0 तक लेके जाएगा उसको। लेकिन किसी सिस्टम पे फेसबुक 3.0 इंस्टॉल है या NTU 3.0 इंस्टॉल है, तो वो NTU को 3.0 से लेकर 4.0 तक लेके जाना है। तो मेंटेनेंस का ओवरहेड हमें आ गया हर इंडिविजुअल क्लाइंट को। तो ये एक ट्रेड ऑफ है। तो इस ट्रेड ऑफ में हम लोगों ने मेंटेनेंस ओवरहेड को अपने सर पे ले लिया, लेकिन जो कंप्यूटिंग पावर है क्लाइंट्स की उसको यूज़ कर लिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो था ज़ीरो स्टार का, ये एज का जो हमने लास्ट में एक प्रॉब्लम देखा। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी इन 3 टियर आर्किटेक्चर। अच्छा, 3 टियर आर्किटेक्चर ने क्या किया, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बेसिकली हमारे पास कितने काम थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? एक तो प्रेजेंटेशन लेयर थी, इसकी फंक्शनैलिटी है। दूसरी फंक्शनैलिटी जो हमें मैनेज करनी है वो उसकी है एप्लीकेशन की, या सिंपल वर्ड में बिजनेस की है। और तीसरी फंक्शनैलिटी जो हमने हैंडल करनी वही डेटा मैनेजमेंट लेयर की है। इन्होंने क्या किया कि इन तीनों के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, एप्लीकेशन के लिए, बिजनेस के, इन तीनों के लिए सिंपल क्या करें, सेपरेट प्रोसेसेस कर दें। मतलब किसी को भी एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दे। उससे क्या होगा,
परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। क्योंकि अब देखें लास्ट जो हमने देखा 2 टियर फैट क्लाइंट में, अब क्लाइंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई, तो ये इस किस्म के उसमें डेफिनेटली परफॉर्मेंस प्रॉब्लम आएंगे। इस परफॉर्मेंस देखिए, ये परफॉर्मेंस इशू है, वर्कलोड का इशू है जो हमारे पास थिन क्लाइंट में था, उसको फैट क्लाइंट रिकवर किया। फैट क्लाइंट में क्लाइंट बेचारा फैट हो गया, जिसकी वजह से उस पर प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा आ गई। तो अब है ये क्वेश्चन ये है कि किस तरह से परफॉर्मेंस वहाँ भी इफेक्ट हुई, तो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे परफॉर्मेंस इफेक्ट ना हो। तो उसके लिए हमारे पास ये 3 टियर आर्किटेक्चर। 3 टियर आर्किटेक्चर में हम लोगों ने एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी प्रोसेस को नहीं दी, तो ये हमें इसमें बेनिफिट हो गया। तो मज़े की बात ये भी है कि इसकी मैनेजमेंट आसान होगी फैट क्लाइंट के मुकाबले में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे ख्याल में वो ये है, आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा हाईली स्केलेबल हो गई। गाइस, डिड यू रिमेंबर व्हाट इज़ मीन बाय स्केलेबल? ये हमने जब आर्किटेक्चर स्टाइल की बात की थी तो हमने कहा था हम हर आर्किटेक्चर स्टाइल में ये 5 नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर देखेंगे। उसमें स्केलेबल भी था, जिसमें मैंने कहा था कि हमारे पास 2 तरीके स्केलेबल करने के, एक था स्केल अप, एक था स्केल आउट। कुछ याद आया? अगर नहीं याद है उसको रिवाइज करें। तो ये वही स्केलेबिलिटी है जो हम यहाँ पे अचीव करने की कोशिश करेंगे या अचीव करते हैं। अब जो समझने की कोशिश करते हैं कि 3 टियर में क्या होगा। तो 3 टियर में जो क्लाइंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रेजेंटेशन लेयर का, जैसे थिन क्लाइंट में था। और जो सर्वर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा डेटा स्टोरेज का, यानी डेटा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्वर के पास होगी, जैसा कि फैट क्लाइंट में था। अब क्वेश्चन है कि बिजनेस लेयर कहाँ पे जाएगी। तो इस मामले में जो क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस प्रेजेंटेशन लेयर के लिए, तो जो बिजनेस लेयर है उसके लिए हमारे पास एक मिडिल वेयर मशीन्स होगी, वो रिस्पॉन्सिबल होगी बिजनेस लेयर के लिए। तो 3 टियर में क्या कहा गया था कि हर इंडिविजुअल प्रोसेस को इंडिविजुअल टियर पे ले जाए। तो एक टियर है क्लाइंट की, एक टियर है मिडिल वेयर की और एक टियर है सर्वर की। और आप देखें कि किसी भी टियर को एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई। तो इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा स्केलेबल एप्लीकेशन होगी, बेहतरीन परफॉर्मेंस आ जाएगी इन सब चीज़ों की। लिहाजा हुआ क्या, आप सिंपली मैप कर दें हर लेयर को एक सेपरेट हार्डवेयर पे, ये मैप कर दिया चीज़ ने और हमें इसका बेनिफिट मिल गया। दूसरे नंबर पे क्या हो गया, क्लाइंट में मिडिल वेयर की फॉर्म में सर्वर की फॉर्म में लोड भी बैलेंस हो गया। अब हम ये नहीं कह सकते क्लाइंट पे लोड ज़्यादा है, सर्वर पे लोड ज़्यादा है, मिडिल वेयर पे लोड ज़्यादा है। ये हमारा काम ये सॉल्व हो गया 3 टियर के मामले में। अच्छा, अब इस एग्जांपल देखते हैं 3 टियर की रियल वर्ल्ड से। इस वक्त तो मेरे ख्याल में जितनी भी वेब एप्लीकेशन है ना, एटलीस्ट वेब एप्लीकेशन जो है वो टोटली शिफ्ट हो चुके 3 टियर पे। मेरा नहीं ख्याल इस वक्त 3 टियर के बगैर कोई एप्लीकेशन चलती होगी। इट्स माई ओन थिंकिंग, आई होप कि ऐसा ही होगा। तो अब ज़रा देखते हैं कि 3 टियर के अंदर एप्लीकेशन को कैसे रिजाइड करते हैं जी। तो हमारे पास डेफिनेटली क्लाइंट्स होंगे, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर इंस्टॉल होगी। अब वो देखिए हर वो कंप्यूटर जिस पे हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इंस्टॉल है, वो डेस्कटॉप है, वो वेब है, ये कोई भी वो पैड है, बट आई थिंक पैड, बट कुछ भी है जिस पे हमारे पास वो चीज़ जहाँ से यूज़र इंटरेक्ट करेगा हमारी एप्लीकेशन से वो रिजाइड करेगी, तो वो हमारे पास आ गई जी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस की प्रेजेंटेशन लेयर। दूसरे नंबर पर इसमें एप्लीकेशन टियर होगी। ये एप्लीकेशन टियर रिस्पॉन्सिबल होगी उस डोमेन के नॉलेज के बारे में, उस डोमेन के रूल्स रेगुलेशन के बारे में, जो भी हमने कहा ना। और थर्ड नंबर पर डेटा लेयर होगी, ये सारी की सारी रिजाइड करेगी डेटा के बारे में। उस एप्लीकेशन में जितना भी डेटा है उसकी प्रोडक्शन की, उसकी प्रोड्यूस कहाँ पे हुआ, कैसे एक्सेस हुआ, कैसे मॉडिफाई हो रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट, सारा कुछ डेटा लेयर में। तो इस तरह से 3 टियर ये काम करेंगी। अब ज़रा होगा क्या, प्रेजेंटेशन लेयर कम्युनिकेट करेगी एप्लीकेशन लेयर से, एप्लीकेशन लेयर कम्युनिकेट करेगा डेटा टियर से, डेटा टियर फिर रिस्पॉन्ड करेगी एप्लीकेशन टियर को, और एप्लीकेशन टियर रिस्पॉन्ड करेगी प्रेजेंटेशन लेयर को। तो ये है जी इसके बीच में कम्युनिकेशन का मेथड। अच्छा, अब मैंने अब आपसे पहले स्लाइड में कहा था कि 3 के बाद 4 क्यों नहीं आई, या 4, 5, 6, 7 ऐसे एक्सटेंड क्यों नहीं होती गई। 3 टियर इज़ अ वंडरफुल आइडिया, अ वेरी वेरी यूनिक आइडिया। अब मेरे ख्याल में चूँकि हमारे पास 3 ही काम थे जो डिस्ट्रीब्यूट करने, तीनों के तीनों काम डिस्ट्रीब्यूट हो गए 3 टियर की फॉर्म में। तो अब क्वेश्चन ये है कि 3 फंक्शनैलिटी थी, तीनों फंक्शनैलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी, तो फिर एन टियर क्या है। एन का मतलब है नंबर ऑफ टियर्स, एन मतलब 5, 6, 7, 100 क्या है। अब इसमें क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ देखी जो हम स्ट्रगल क्या कर रहे थे कि जो फैट क्लाइंट और थिन क्लाइंट के बीच में कहीं पे कुछ चीज़ हो, और क्यों हो,
ताकि हम हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, हम उस एप्लीकेशन में दो काम करना चाह रहे हैं। एक तो उसकी स्केलेबिलिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, नंबर दो उसकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करना चाह रहे हैं। कैसे कर रहे हैं जी इस चीज़ को? ये काम करने के हमारे पास दो तरीके हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं दोनों चीज़ें, डेटा को भी और एप्लीकेशन को भी। ठीक है जी, मल्टीपल सर्वर जिसके हिसाब से, और सर्वर्स भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अगर इसके सिंपल वर्ड में बोले तो वो ये है, जो एन टीयर है ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है 3 टीयर आर्किटेक्चर की। कैसे है, मैं वापस पिछले स्लाइड पे जाता हूँ। फर्ज करें अब हमारे पास ये जो डेटा लेयर है ये इस हद तक एक्सटेंड हो चुकी है कि अब हमें जैसे YouTube का सर्वर है उसको मल्टीपल किस्म के टेराबाइट्स में शायद डेली बेसिस पर चाहिए होगा डेटा। तो अब हम क्या करें? अब हमने इसको एप्लीकेशन को करना है स्केलेबल। तो स्केलेबल करने के लिए हम क्या करें? अब हमारे पास ये जो डेटा सर्वर, जो पहला डेटा सर्वर था जो बड़ा डेटा मैनेज कर रहा था, ये कम पड़ गया। अब क्या करें? अब हम क्या कर सकते हैं कि इसके अगेंस्ट में मल्टीपल सर्वर्स इंस्टॉल कर लें और उनका आपस में कम्युनिकेशन करवा दें। अब ये क्या चीज़ बन गई? अब एक टीयर के अंदर मल्टीपल डेटाबेस टीयर्स आ गई। तो ये जो मल्टीपल चीज़ हम लेके आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एन टीयर आर्किटेक्चर। मतलब आइडिया वही है, रूल ऑफ थंब वही है कि 3 टीयर ही होगा, प्रेजेंटेशन ही होगा, एप्लीकेशन टीयर ही होगा, डेटा टीयर ही होगा, होगी वो 3 टीयर्स ही। लेकिन इन टीयर्स के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर हो सकते हैं, मल्टीपल बिजनेस एप्लीकेशन सर्वर मतलब है मल्टीपल बिजनेस लेयर्स हो सकती हैं, मल्टीपल डेटा लेयर्स हो सकती हैं, मल्टीपल एग्जांपल है जी, जैसे जीमेल है। जैसे आप जीमेल अकाउंट को ओपन करते हैं तो वो आपसे कहता है कि फॉर स्लो कनेक्शन लोड बेसिक HTML। अब उसमें क्या होगा, जैसे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, लो होता है, तो वो जो आपका फ्रंट एंड लेके आता है वो सिंपल HTML का होगा। अगर हमारे पास कनेक्शन कनेक्शन मतलब इंटरनेट कनेक्शन ठीक है, तो HTML5 और CSS के थ्रू उसको अपलोड करते हैं, मे बी फोटोशॉप भी यूज़ करते हो। तो डिपेंड्स अपॉन हमारे कनेक्शन। तो अब इसका मतलब है उनके पास मल्टीपल व्यूज़ हैं। पहला व्यू के कनेक्शन नॉर्मल से आया तो उसको सिर्फ HTML दिखा दो। फर्ज करें एंटी चाहती है कि जहाँ गांव में बैकवर्ड इलाके में इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो जब हमारी वेबसाइट ओपन हो तो उनके लिए सिंपल HTML में वेबसाइट ओपन हो, सिंपल सी, बिल्कुल आसानी के साथ। जहाँ पे कलेक्शन दरमियानी किस्म का है वहाँ पे HTML और CSS को यूज़ कर लो। जहाँ पे कलेक्शन थोड़ा सा और बेहतर है तो वहाँ पे HTML5 को सपोर्ट कर लो। और जहाँ पे कलेक्शन वंडरफुल किस्म का है, बहुत अच्छा है, तो वहाँ HTML5 भी चले, CSS भी चले, फोटोशॉप भी चले। तो हमने क्या करें, हम क्या करेंगे जी, ये एक रिक्वायरमेंट आई है NTU की तरफ से, लिहाजा हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन के अंदर मल्टीपल लेयर ले आएंगे। एक लेयर होगी जिस पर सिर्फ HTML होगी, दूसरी लेयर होगी जिसमें HTML और CSS होगी, और तीसरी लेयर होगी जिसमें HTML5 होगा, CSS होगा, फोटोशॉप होंगे। तो दिस इज NTR आर्किटेक्चर। ठीक है, तो फर्ज करें हमारे पास NTU कहता है जी कि हमारे पास जो एप्लीकेशन सर्वर है वो फैकल्टी के लिए अलग हो, नॉन फैकल्टी के लिए अलग हों, स्टूडेंट्स के लिए अलग हों, स्टूडेंट्स के अलावा उनके डिग्री प्रोग्राम अलग हों, बसेस के अलग हों। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे पास है 3 टीयर ही, लेकिन हम उसको अब N टीयर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये कंसेप्ट है जी N टीयर आर्किटेक्चर का। आई होप अब आप ये तीनों के तीनों को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अच्छा, आप ज़रा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, कुछ प्रॉज कॉन्स की बात कर लें इनकी। देखिए, सबसे पहले तो हमें नज़र आया कि नेटवर्क बेस्ड जो सिस्टम्स हैं उनको हमने इफेक्टिवली यूज़ कर लिया क्लाइंट सर्वर में। वो जितने भी क्लाइंट्स और सर्वर्स हैं ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू नेटवर्क। तो नेटवर्क का जो नॉलेज था, नेटवर्क की जो पावर थी, वो हमने एप्लीकेशन में यूज़ कर ली। अच्छा, उसके बाद क्या है कि फ़र्ज़ करें हमें कोई एप्लीकेशन में एक नया सर्वर लेके आना है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, सर्वर लेके आए, क्लाइंट को उससे एसोसिएट कर दें, ख़त्म। किसी को अपग्रेड करना वो भी आसानी है, तो ये भी हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। तीसरे नंबर पे देखिए, डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान होगी, मल्टीपल सर्वर के साथ अटैच कर दें। अब इसका मतलब है ये तो हमें इसका कुछ बेनिफिट आ गया। तो जैसे तस्वीर के दोनों रुख होते हैं तो प्रॉब्लम इसमें हो सकते हैं। प्रॉब्लम इसमें सबसे पहला ये है कि अगर हम डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, डेटा को शेयर करना चाहते हैं, तो उसका कुछ स्टैंडर्ड भी हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, डेटा सर्वर्स, तो पॉसिबल है पहले फर्ज के डेटा सर्वर DT1 है, DS1 है, डेटा सर्वर 1 है, डेटा सर्वर 2 है, डेटा सर्वर 3 है, तीनों के ऊपर हमने जो डेटा की फॉर्मेट है ऑर्गेनाइजेशन वो चेंज रखी हो।
पॉसिबल है। तो ये कोई स्टैंडर्ड वे हम नहीं जा सकते डेटा शेयरिंग की तरफ। और उसमें प्रॉब्लम क्या है, डेटा सर्वर 1 के ऊपर एक मूवी पड़ी है, फ़र्ज़ करें NTU के नाम की 2 टेराबाइट या 2 GB की। अब क्वेश्चन है कि कैसे मेक श्योर करेंगे सेम कॉपी पेस्ट सर्वर 2 पे नहीं है, सेम कॉपी पेस्ट सर्वर 3 पे भी नहीं है, तो रिडेंडेंसी आ सकती है। इसको मैनेज करना हर सर्वर पे जाके ये चैलेंजिंग टास्क है। और तीसरा और आखिरी नंबर पर ये है कि हमारे पास कोई सेंट्रल मैकेनिज्म नहीं है कि जहाँ पे हम सर्वर्स को और नेम्स को रजिस्टर कर सकें। एक्सक्यूज मी। तो ये है वो जो प्रॉब्लम जो हम क्लाइंट सर्वर में देखते हैं। तो दैट वाज आवर टॉपिक ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो आज हमने क्या देखा जी, हमने देखा कि हमारे पास लेगेसी सिस्टम्स है, हम उनको मूव करना चाहते हैं क्लाइंट सर्वर के ऊपर। और आइडिया ये है कि जो लेगेसी सिस्टम है वो सर्वर के तौर पर रिस्पॉन्ड करें और जो क्लाइंट्स हैं वो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ GUI इम्प्लीमेंट की जा सके। तो इसमें जो पहली कॉन्फ़िगरेशन है वो तो 2 टियर, मतलब 2 लेयर्स होंगे इसमें, और उसमें क्लाइंट थिन होगा। तो क्लाइंट थिन का मतलब क्या था, क्लाइंट के ऊपर सिर्फ प्रेजेंटेशन लेयर होगी और सर्वर के ऊपर बिजनेस लेयर भी होगी और डेटा मैनेजमेंट लेयर भी होगी। तो ये अब इसमें मसला क्या आया, हैवी लोड हो गया, सर्वर पे हैवी ट्रैफिक आ गई, तो ये प्रॉब्लम आया। अब इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया, सोल्यूशन ये निकाला गया कि किस तरह से हम कुछ प्रोसेसिंग को शिफ्ट कर दें क्लाइंट के ऊपर और थोड़ा सा सर्वर को रिलैक्स किया जाए। तो रूल ऑफ थंब क्या हुआ यहाँ पे, जो क्लाइंट है वो रिस्पॉन्सिबल हो गया प्रेजेंटेशन का भी और बिजनेस लेयर का भी, और जो सर्वर था वो रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ डेटा लेयर का। इसमें इशू क्या आया जी, इसमें इशू ये आया कि डिस्ट्रीब्यूशन तो होगी, ये अच्छी बात होगी। प्रॉब्लम क्या आया कि अब जैसे सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना पड़ेगा, हम सारे क्लाइंट्स को अपग्रेड करेंगे। इसका एक तरीका ये निकाला गया ज़ीरो इंस्टॉल, के जो जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके लोकल मेमोरी को यूज़ कर लें और वहाँ से इसको यूज़ कर लें। अब इसमें मसला क्या हुआ, अब इसमें परफॉर्मेंस या मेमोरी इसकी आ जाएगा, लेकिन ओवरहेड होगा मेंटेनेंस का। तो फिर तीसरा आइडिया सोचा गया कि अब हमारे पास, हमें तो एप्लीकेशन को करना स्केलेबल, जैसे अब डेली बेसिस पे एप्लीकेशन काम करेगी, उसमें स्केलेबिलिटी का एलिमेंट चाहिए, परफॉर्मेंस बेहतर चाहिए। तो सोचा गया क्या कि तीनों के तीनों लेयर्स को 3 डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर लेके चले जाओ ताकि एप्लीकेशन को स्केलेबल किया जा सके। तो उसके लिए 3 टियर हमारे पास आ गया। 3 टियर में जो क्लाइंट था वो रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, मिडलवेयर रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस में लॉजिक के लिए, और जो सर्वर है वो रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ डेटा मैनेजमेंट के लिए। ठीक है जी, वेरी गुड, बेहतरीन आइडिया हो गया। अब इसमें एन टियर क्या है कि इसी 3 टियर के अंदर मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं डेटा की, मल्टीपल लेयर हो सकती हैं एप्लीकेशन बिजनेस लेयर की, मल्टीपल लेयर हो सकती है फ्रंट एंड की, दैट इज़ एन टियर आर्किटेक्चर। और फिर हम लोगों ने कुछ क्लाइंट सर्वर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। आई होप कि ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर नहीं क्लियर हुई तो यू आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चन। तो अपना ख्याल रखिएगा जी, अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।